क्या कारण है कि जो नज़रिया बना हुआ है पुलिस वालों के प्रति आम जनता का, उसको कैसे बदला जा सकता है? अगर हमारे बस्तर के लोग शिक्षित हो जाएं तो अपने अधिकारों को समझेंगे, सरकार क्या चीज़ है, जनप्रतिनिधि क्या चीज़ है, अपने मौलिक अधिकार क्या चीज़ है, इसको अभी समझने तो लग गए हैं, परंतु अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। लेकिन जब आपकी बात आती है अनूप नाग जी, तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, किस प्रकार का आपके अंदर भावनाएं चल रही थी, माहौल क्या था? मैं किसी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है। अगर वो 15 साल से सत्ता में थे, मंत्री रहे हैं, विभिन्न बड़े बड़े पदों पे रहे, और एक पुलिस विभाग से आया हुआ व्यक्ति उन्हें पराजित कर देता है, तो निश्चित रूप से उनकी कार्यप्रणाली जनता के हित में ठीक नहीं रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, वाकई में बहुत दुर्भाग्य की बात है, जहाँ से विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप, दिनेश कश्यप और स्वर्गीय बोलीराम कश्यप जैसे नेता यहाँ से बिलोंग करते हैं, इतने समय से यहाँ राज करते हैं इसको, और अगर यहाँ की हालत देखें रोड की, ये कांग्रेस की सरकार ने इस कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दिया था, इसलिए हम करेंगे तो क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा। अगर ऐसी तुच्छ सोच से कोई काम करने का रखेगा तो वो पेंडिंग ही रह जाएगा। जहाँ तक हमें जानकारी है मुख्य रूप से 2 ही आय का साधन है, जो वनोपज है वो तो है ही है। इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ और क्या काम करने की ज़रूरत है? ठीक उसी तरीके से हमारे सुदूर अंचल के आदिवासी भाई कृषक भी बड़े मेहनत से धान कृषि कार्य करते हैं और वनोपज को बचाव के लिए भी उन काम करते हैं। लेकिन जब फायदे की बात करते हैं, आपके पास 5 साल था, ऐसा कौन कौन से क्षेत्र में आप अगर बताना चाहेंगे तब की बात है कि बड़े बड़े काम हुए, अगर 4-5 बताएंगे तो? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, हॉस्पिटल, उप तहसील से तहसील, बैंक। अरुण नाग जी का राजनीतिक भविष्य कहाँ तक है? भविष्य किसने देखा है? मैं तो वर्तमान में जीना चाहता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ, वर्तमान को समझने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार रहता है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनूप नाग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सर, हम चाहते हैं कि हम जाने, हमारे साथ साथ दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कौन है अनूप नाग जी, कैसे राजनीति में शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही? मेरी राजनीतिक सफ़र के संबंध में मैं अगर यूँ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगा, और मैं बड़े फक्र के साथ, गर्व के साथ ये बताना चाहूँगा कि मेरी और मेरे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न रहा है, न पूर्व में भी था, परंतु परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई, अभाव से मैं गांव में शिक्षा अध्ययन किया। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने मैंने कांकेर कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किया। उस दौरान 70 की दशक की बात है ये जी। उस दौरान चूंकि हम कॉलेज में पढ़ते थे, अंतागढ़ में अभाव से ही पढ़ाई लिखाई हुआ, स्कूल शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने जब हम कांकेर में गए तो वहाँ भी शिक्षा का व्यवस्था बहुत ही लचर था। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हम राजा महाराजा के घुड़साल जहाँ अश्व घोड़े बांधे जाते थे, उन कक्षा में, उन कमरों में हम लोगों ने पढ़ाई किया। मैं भी उसी में पढ़ाई किया। उस दौरान कि राजनीतिक लोगों से कभी कभी रूबरू होने का मौका मिला, देखते थे, और मन में एक प्रश्न उठता था कि जनता ने इन्हें क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, परंतु ये शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर जैसे
आदिवासी बाहुल क्षेत्र जो सर्वप्रथम हर प्रतिनिधि को प्राथमिकता से शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की व्यवस्था पे विशेष ध्यान देना चाहिए, तो उस समय हमको देखने को नहीं मिलता था। राजनीतिक सूझबूझ भी नहीं थी, परंतु मन में एक कशक हुआ करता था कि शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, मगर ऐसे देखने सुनने को नहीं मिला। और मैंने उस दौरान ऐसी सोच रखते हुए मेरे मन में एक जिज्ञासा हुआ कि उच्च शिक्षा कॉलेज की व्यवस्था अगर सुदृढ़ करना है तो छात्रों को संगठित किया जाए। संगठित करके मैंने महाविद्यालय कांकेर शासकीय महाविद्यालय कॉलेज का छात्र जीवन में प्रेसिडेंट बना, छात्र संघ अध्यक्ष, और उस दौरान जितना हो सके हमने व्यवस्था पे विशेष ध्यान दिया और पढ़ाई पे भी विशेष ध्यान दिया। कालांतर में मैंने, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत गरीब परिस्थिति से मैं ऊपर आया, पढ़ाई लिखाई किया। हमारे माँ बाप बहुत गरीब परिस्थिति से अपना जीवन यापन चलाकर हम बच्चों को हम लोग 2 भाई थे, 3 बहन थे, अभी आज सिर्फ मैं अकेला हूँ। और पढ़ाई लिखाई होने के बाद मैं शासकीय नौकरी में फॉरेस्ट विभाग में शिक्षक भी रहा और थानेदारी की नौकरी करते करते मैं आज इस मुकाम में पहुंचा। मैं धन्यवाद देता हूं उस क्षेत्र की जनता को जहां जहां मैंने 30 साल 32 साल अब सेवाएं दी विभिन्न विभाग में। मेरी जनता की आशीर्वाद ही रहा है जो आज मैं जनप्रतिनिधित्व करने का भी मौका जनता ने मुझे दिया। और 5 साल मैंने बड़ा ईमानदारी के साथ छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहाँ एक विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी होता है कि एक पुलिस विभाग से मैं सीधा राजनीति में आया। पुलिस विभाग के संबंध में लोगों की नज़रिया बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी मुझे सेवा करने का मौका मिला। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने पुलिस विभाग में भी कुछ अच्छे कार्य ही किए जिससे जनता का आशीर्वाद मिला। और तत्कालीन विधायक जो 15 साल से काबिज थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय विक्रम उसेंडी जी को करीब 14,000 से ऊपर वोटों से पराजित किया और पहली बार अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आपके पास रोजगार था, सरकारी नौकरी आपके पास थी, शिक्षक थे, उसके बाद आप पुलिस में आए। तो ये होता है कि काम करने के बाद एक समय के बाद आराम करना चाहते हैं। आपने रिटायरमेंट हुई आपकी, उसके बाद आप सीधा राजनीति में आ गए। तो आपके पीछे राजनीति में आने के पीछे कारण क्या था? क्या ऐसा आपके साथ कुछ घटना घटी जिसको देख के आप यहाँ आए? उसके पीछे अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो मैं जहाँ जहाँ पुलिस विभाग में नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला, जगदलपुर जिला, धमतरी जिला, दुर्ग जिला, रायपुर जिला, इन अच्छे शहरों में मैंने सेवाएं दी हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से नशा के खिलाफ, शराब के खिलाफ बड़े ईमानदारी से काम किया। धमतरी में तो हम पति पत्नी, मेरी श्रीमती कांति नाग और मैं, एक मुहिम छेड़ा था धमतरी में और उसमें बहुत कुछ सफलता भी मिली थी। लोग हमें बड़ा सम्मान भी दिया। तो मेरी पत्नी और मैं जब सामाजिक नौकरी करते करते मेरी पत्नी के साथ हम कुछ क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर भी काम करते थे और उसी के चलते वो समय निकालकर मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कि मेरी मातृभूमि है, वो भी ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, दूसरे प्रदेश में भी जाती थी। आज मेरी धर्मपत्नी कांति नाग, श्रीमती कांति नाग आदिवासी प्रकोष्ठ महिला राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर कार्य कर रही है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से एक सेवा भाव, समाज की सेवा, देश की सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर धीरे छोटे छोटे काम करते थे, जो सोचता हूँ उसका भी एक प्रतिफल है जो मुझे यहाँ इस मुकाम पे पहुँचने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं फिर भी से मेरा सवाल वही रहेगा सर कि कारण क्या था आपका राजनीति में आने का?
क्योंकि आपके पास जॉब था, जॉब से एक समय के बाद आप वहाँ जॉब करते रहे, फिर आपकी रिटायरमेंट हुई, तो राजनीति में आपका आना क्यों हुआ? क्या आपके साथ ऐसे दिमाग में चल रहा था कि नहीं, मुझे जो आप अचीव नहीं कर पाए थे जॉब करते करते, कि राजनीति में आने के बाद आप वो करना चाहते थे? क्या कारण क्या था? मैंने कहा ना, छोटी छोटी बुनियादी जो समस्याएं हैं, जो एक क्षेत्रीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद के लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके आदेश पे, वरिष्ठ अधिकारियों को उनको बोलने पर ये काम हो जाना चाहिए था, मगर नहीं होते थे। तो लगता था कि ये ऐसे छोटे छोटे काम क्यों नहीं हो रहा है। रोड, पुल, पुलिया, पेयजल, नल, स्कूल, जर्जर हालत। जो शासन, कोई भी गवर्नमेंट रहे, उनकी भी ये प्राथमिकता है ये सब चीज़ों को करने के लिए, विकास करने के लिए, मगर जितना होना चाहिए था वह नहीं दिखता था। तो मन में ऐसा बात उठती थी कि काश हमको भी अगर ऐसा मौका मिले तो मैं इस क्षेत्र में जाकर कुछ काम करूंगा। और मुझे ये कहते हुए, बताते हुए बड़ा फक्र भी होता है, गर्व से कहता हूँ कि मैंने 5 साल बड़े ईमानदारी से अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। रोड, पुल, पुलिया, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बड़े बड़े नदी में पुल पुलिया का सरकारी के खजाने से, सरकारी पैसे से ही निर्माण करवाया। मैं अपनी उसमें कोई बात नहीं कहता, मगर पुल पुलिया बनवाया है जिसमें लोग आज भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी आपने कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी? कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और देश आज़ाद होने के बाद यही एक कांग्रेस पार्टी थी जो आदिवासी, एससी, ओबीसी, किसान, मजदूर, गांव का विकास को बड़ा गंभीरता से लेती थी और विकास की ओर अग्रसर थी। ऐसे उन्हीं के सिद्धांतों से हम प्रभावित होकर हम कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से शुरू किए, और हम कांग्रेस पार्टी ही चुना है, और हम जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। हम कहीं इधर उधर विचलित होने वाले नहीं हैं। जी, जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि मैं पुलिस वाला था, और पुलिस के प्रति लोगों का नज़रिया कैसा है वो सब जानते हैं। चूँकि ये नक्सल बेल्ट आता है, आपने नक्सल बेल्ट में जाकर काम भी, सेवा भी दिए हैं, तो क्या कारण है कि जो नज़रिया बना हुआ है पुलिस वालों के प्रति आम जनता का, उसको कैसे बदला जा सकता है? सारी अव्यवस्था शिक्षा के कारण ही है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर हमारे बस्तर के लोग शिक्षित हो जाएं तो अपने अधिकारों को समझेंगे, सरकार क्या चीज़ है, जनप्रतिनिधि क्या चीज़ है, अपने मौलिक अधिकार क्या चीज़ है, इसको अभी समझने तो लग गए हैं, परंतु अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। और जब ये समझ जाएंगे तो हमारा बस्तर वास्तव में अभी बदल रहा है। जो नक्सलवाद के चपेट में होने के कारण दहशत की ज़िंदगी जो लोग जी रहे थे, अब थोड़ा खुली वातावरण में स्वतंत्र होकर सांसें ले रही हैं। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र पहले बस्तर में आता था, ये 8 के बाद इसका अस्तित्व हुआ, तब से लेकर बीजेपी इस पर काम राज कर रही है, यहाँ से विधायक चुनकर आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं सर यहाँ विकास की बात, तो ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इतने सालों तक चूँकि प्रदेश में संसाधन और साधन दोनों उपलब्ध हैं, उसके बाद भी क्या ऐसा कारण रहा है कि उसको ज़मीनी स्तर पर उतार नहीं पाई? चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। देश आज़ाद होने के बाद बस्तर की जो विकास जितना हो जाना चाहिए था वो अभी देखने सुनने को नहीं मिला, परंतु अब धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हैं। उसमें लोग जागरूक भी हो गए हैं। अब सरकार भी मानने के लिए मजबूर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो भी ये महसूस कर रहा है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। बस्तर जैसे पहले जैसे बस्तर नहीं रहा, इसलिए उनके हित में काम करना ही पड़ेगा। उनकी जो मूल समस्याएं हैं उनका निराकरण करना ही पड़ेगा, तब वो पुनः सत्ता में काबिज हो सकते हैं। मैं बस्तर की परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूँ। जी, विक्रम उसेंडी एक कद्दावर नेता और मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ में। उनका
छत्तीसगढ़ में बहुत से पहचान है, लोग जानते भी हैं उनके बारे में, लेकिन जब आपकी बात आती है अनूप नाग जी, तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। किस प्रकार का आपके अंदर भावनाएं चल रही थी, माहौल क्या था? मैं किसी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है। अगर वो 15 साल से सत्ता में थे, मंत्री रहे हैं, विभिन्न बड़े बड़े पदों पे रहे, और एक पुलिस विभाग से आया हुआ व्यक्ति उन्हें पराजित कर देता है, तो निश्चित रूप से उनकी कार्यप्रणाली जनता के हित में ठीक नहीं रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, 2018 में जब चुनाव में उतरे थे आप, तो आपके सामने चुनौतियाँ क्या थी और क्षेत्रीय मुद्दे क्या थे जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे थे? 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसमें अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मंत्री भी, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी, लगातार मंत्री, पावर, सत्ता, अर्थव्यवस्था पर्याप्त होने के बाद भी अंतागढ़ में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, वही जनता का आक्रोश का शिकार हुआ। आज की तारीख में ये मैं माना, हमारे 15 साल या 5 साल हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं स्वीकार करता हूँ, और वो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्हें भी इनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आज अंतागढ़ से हमारी आपसे बात हो रही है, आप अंतागढ़ पूरा बीच प्रॉपर बस्ती को तो देखिए, जाके रोड को तो देखिए, अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ से नारायणपुर जाने वाली रोड कितना जर्जर, बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। इसको मैं एक टारगेट लेके चला था, पुल पुलिया, बड़े बड़े पुल पुलिया का निर्माण तो करवाया, अंतागढ़ से नारायणपुर जाने वाली जो मुख्य सड़क है उसको प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का प्रयास किया, और मेरे प्रयास से शासन के अनुशंसा पर 337 करोड़ 77 लाख और कुछ रुपए का स्वीकृति का आदेश लाकर मैंने रोड का भूमि पूजन भी कर दिया था। मगर अफसोस होता है कि बदले की राजनीति, दुर्भावना की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच के वजह से आज हमारे अंतागढ़ से नारायणपुर रोड वैसा का वैसा ही रह गया, न उनमें निर्माण होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। रोज हमारे क्षेत्र के आदिवासी युवक युवतियां एक्सीडेंट, वाहन दुर्घटना से मारे जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील भी करना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके इस रोड को बनवाइए, नहीं तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत मुश्किल। जी, वाकई में बहुत दुर्भाग्य की बात है, जहां से विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप, दिनेश कश्यप और स्वर्गीय बोलीराम कश्यप जैसे नेता यहाँ से बिलोंग करते हैं, इतने समय से यहाँ राज करते हैं इसको, और अगर यहाँ की हालत देखें रोड की तो बहुत दयावह है, भयावह है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बाधा क्या हुई? जैसे कि आप बोले कि आपने प्रयास किए, अनुशंसा मिल गई थी, लेकिन जब बीजेपी की बारी आती है तो नारायणपुर से जो कोंडागांव का रास्ता है वो भी तो इससे बदतर हालत में है, वहाँ क्यों नहीं आ पा रही है? सरकार भी उन्हीं की है, मंत्री भी उन्हीं की। हम जनप्रतिनिधियों को, मौजूदा सरकार को बड़े अच्छे मन से सोचने की जरूरत है। ये कांग्रेस की सरकार ने इस कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दिया था, इसलिए हम करेंगे तो क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा। अगर ऐसी तुच्छ सोच से कोई काम करने का रखेगा तो वो पेंडिंग ही रह जाएगा, और यही हो रहा है। आपको मालूम है, अंतागढ़ से वर्तमान विधायक विक्रम उसेंडी जी हैं, अंतागढ़ प्रॉपर से ही माननीय सांसद भोजराज नाग जी हैं, अंतागढ़ से ही केस काल का विधायक नीलकंठ टेकाम जी हैं। अब देखो, ये 3 जनप्रतिनिधि इस अंतागढ़ से हैं। अब इसके लिए रोड और निर्माण कार्य ऐसे हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था नहीं, होना चाहिए कि लोग आए देखने कि विकास किस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, मगर ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिलता। आए दिन लोग मेरे पास आ रहे हैं शिकायत लेके, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। अधिकारी के कार्यालय में जाते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। ये परिस्थिति आज ये वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये परिस्थिति निर्मित कर दी है। आदिवासी तो सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं सर। जैसे कि बात करते हैं जो बुनियादी सुविधा उनको मिलना चाहिए था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, तो जल, जब बात करते हैं इस सब चीज़ की तो
अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं नेता सिर्फ अपने आसपास ही देख रहे हैं, जंगल की तरफ जाने के झांकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जितने प्रयास किया गया, लेकिन देखते हैं हकीकत जो धरातल में दिख रही है, न उनके पास सुविधा बढ़िया से मिल पा रहा है, न शिक्षा की न स्वास्थ्य की। तो कैसे बदलाव होगा? अगर आदिवासियों के विकास की बात करें, उत्थान की बात करें, तो बोलने से बस तो नहीं होगा ना सर, इसमें करना पड़ेगा। तो दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि वर्तमान में जो हालात है बस्तर संभाग की है वो छुपा नहीं किसी से। आगे बढ़ाने की बात है तो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें राजनीति से ऊपर हटकर विकास की ओर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और हम सबको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना चाहिए कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। शिक्षित कर दिए जाएं लोगों को तो धीरे धीरे क्षेत्र में विकास भी होगा। और इसीलिए विकास के लिए एक आवागमन सड़क मार्ग बहुत जरूरी है। उसको भी मैं गौर मद्देनजर रखते हुए मैंने अंतागढ़ से आमाबेड़ा, अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा, परलकोट, पखांजूर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण पिछड़े हुए थे। आज जाकर देखिए आप, रोड पुलिया कितने बेहतरीन ढंग से हमारी शासनकाल में उनका निर्माण हुआ। साथ ही साथ मैं आज आपके माध्यम से कोयलीबेड़ा जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र है उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है, शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है, उस ओर भी मैंने बड़े ईमानदारी के साथ दूर करने का प्रयास किया। बहुत व्यवस्थित हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी जाकर करवाया था। कॉलेज स्थापना की बात हुई थी, मगर वो भी अभी धरे के धरे रह गए, सिर्फ इस बात से कि ये कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में स्वीकृत हुआ था। अगर इसको ऐसा कर देते हैं तो क्रेडिट की बात करते हैं, ये क्रेडिट को भूलना पड़ेगा। तभी एक सच्चा स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सब क्रेडिट की भावना को दूर करना होगा और ईमानदारी से क्षेत्र का विकास करना होगा। देश आज़ाद के होने के बाद आमाबेड़ा अंतागढ़ का रोड, कई ठेकेदार आए, कई प्रतिनिधि आए, मगर रोड नहीं बना था। मैंने उनको बड़ा प्राथमिकता के आधार पर अंतागढ़ टू आमाबेड़ा, आमाबेड़ा से कांकेर रोड का निर्माण करवाया है। बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता जानती है। ऐसे क्षेत्र जहां प्रशासन कभी पहुंचा नहीं था, ऐसे क्षेत्र जहां प्रशासन नहीं पहुंचता था, समस्याओं से लोग परेशान होते थे, ऐसे क्षेत्रों में भी मैंने अपने शासनकाल में, हमारे सरकार के शासनकाल में पूरा जिला प्रशासन को लेकर एक शिविर के माध्यम से वहां की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और कुछ समस्याएं दूर भी हुई। ज़्यादातर यहाँ किसान और मछली पालन का व्यवसाय करते हैं। यहाँ की जो जनता है, जहाँ तक हमें जानकारी है, मुख्य रूप से दो ही आय का साधन है, जो वनोपज है वो तो है ही है। इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ और क्या काम करने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, और एक क्षेत्र शायद आपको मालूम है या नहीं, मैं आज परलकोट की बात करना चाहता हूँ। पखांजूर, जो हमारे बंग बंधु वहाँ निवास करते हैं, बहुत मेहनत कश बंग बंधु हैं। कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त धान और मक्का सब्जी की पैदावार करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे सुदूर अंचल के आदिवासी भाई कृषक भी बड़े मेहनत से धान कृषि कार्य करते हैं और वनोपज को बचाव के लिए भी उन्होंने काम करते हैं। परंतु इतना होने के बाद भी उनके मेहनत का सही पैसा, कीमत नहीं मिल रहा था। तो हमारी सरकार आने के बाद उनको 2100 रुपया प्रति क्विंटल के दर से खरीदा गया, या 2400 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया, और स्थिति ये हुई कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुआ। उसी को देखकर आज मैं ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारी सरकार 2500 रुपया कृषकों की धान की कीमत नहीं देता तो आज ये वर्तमान सरकार 3100 रुपया नहीं दे पाती। इस बात को मेरे क्षेत्र की जनता को भी स्वीकार करना चाहिए और हम सबको स्वीकार करना चाहिए। क्यों? 15 साल तो उनकी सरकार थी, क्यों ये 15 साल में कभी किसानों के धान की कीमत नहीं बढ़ाए? और हमारी सरकार ने किसानों के धान की कीमत बढ़ाए और सरकार
सत्ता परिवर्तन हो गया, उसी को देख के ये हमारी नकल पे उतर आए हैं। जी, इसमें कोई दौरा की बात नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा 2500 देने की अगर बात नहीं किया जाता, अगर नहीं देते तो बीजेपी 31 रुपये देने की बात कभी नहीं करते। इससे आखिरकार जनता को भी फ़ायदा हो रहा है, किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब फ़ायदे की बात करते हैं, आपके पास 5 साल था, ऐसा कौन कौन से क्षेत्र में अब अगर बताना चाहेंगे तब की बात है कि बड़े बड़े काम हुए, अगर 4-5 बताएंगे तो? अंतागढ़ से आमाबेड़ा रोड, पुल पुलिया, अंतागढ़ जैसे जगह, आमाबेड़ा जैसे जगह, संवेदनशील जगह में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, हॉस्पिटल, उप तहसील से तहसील, बैंक, जो वहाँ के लोग अपने पैसे को जमा करने और अपने पैसे को निकाल रखने के लिए बैंक की आवश्यकता थी। अंतागढ़ कांकेर आना जाना पड़ता था। तेंदुपत्ता का पैसा बैंकों के माध्यम से दिया जाता था। किसानों के ऋण बैंकों के माध्यम से होता था, मगर बैंक नहीं होने के कारण से इन सुविधाओं से वंचित थे। वहाँ आमाबेड़ा जैसे सुदूर अंचल में मेरे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा बैंक की स्थापना हुई। आज लोग बहुत गुड फील करते हैं। जी, तो ये आप बता रहे कि आपके द्वारा जो 5 साल कार्यकाल था वो आपने बेहतर काम करने का प्रयास। ठीक उसी तरीके से परलकोट क्षेत्र, कोरेनार पुलिया के जिक्र में करना चाहूँगा, जो महाराष्ट्र दूसरे प्रदेश को जोड़ता है। बरसात के दिनों में, हर बरसात के दिनों में लोग वाहन दुर्घटना से और बाढ़ से काल कलवित हो जाते थे। पूरे क्षेत्र की जनता की एक ही मांग, जैसे ही मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की एक अपनी जिज्ञासा जनता जनार्दन के सामने रखा था, तो मेरे से एक ही सवाल किया जाता था कि क्या आप कोरेनार पुलिया को बनवा सकते हैं। मैंने उन्हें यही निवेदन पूर्वक कहा कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और यदि मैं जनप्रतिनिधि बना तो मैं पूरा ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा कि कोरेनार पुलिया बनेगा। और आज कोरेनार पुलिया बना और हमारे सरकार शासनकाल में ही बना, और आज क्षेत्र की जनता, दूसरे प्रदेश की जनता उस रोड से आवागमन करते हैं। जी, 2023 के चुनाव की बात करें सर, आपको टिकट नहीं दिया गया, आप निर्दलीय चुनाव लड़े, क्या कारण था? राजनीति में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर पार्टी ने आइए थोड़ा सा, पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया और कुछ ऐसे लोग तरह तरह की बातें करने लग गई। मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अपने स्वाभिमान को सोचने समझने की गुण यानी बुद्धि है, विवेक है मुझे। कुछ ऐसी बातें हुई जिसके चलते मैंने जनता के कहने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, पराजित हुआ। मगर मैं कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत प्रभावित हूँ। मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, और जब कभी भी कोई बात होगी तो मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहकर जनता की सेवा करूँगा। भाजपा सरकार को 1 साल हो चुका है छत्तीसगढ़ में। जो हालात यहाँ बन रही है, कवर्धा की बात करें, सूरजपुर की बात करें, बड़ौदा बाजार की बात करें, क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम रही है? हम यहीं पैदा लिए, छत्तीसगढ़ में पैदा लिए, छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ है। कभी ऐसा अपराध घटित होते देखे नहीं, न सुने नहीं। नक्सलवाद प्रभावित होने के बाद भी इतना गंभीर परिस्थितियां नहीं बनी, मगर अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो करीब 10 महीने होने जा रहा है, आए दिन मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, लूट, पेपर उठाकर देखिए आप, रोज देखने सुनने को मिलेगा। अंकुश नहीं है प्रशासन पर। अपराधियों का हौसले इतने बुलंद हैं कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर देंगे, क्योंकि उनके आका भी सत्ता पे बैठे हैं, निडर होकर अपराध कर रहे हैं।
इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अरुण नाग जी का राजनीतिक भविष्य कहाँ तक है? भविष्य किसने देखा है? मैं तो वर्तमान में जीना चाहता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ, वर्तमान को समझने की कोशिश करता हूँ। भविष्य जैसा आएगा उस हिसाब से देखेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे माध्यम से जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं एक अदना सा छोटा सा गांव, छोटा सा विधानसभा, पिछड़ा बस्तर जैसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ का एक विधायक रहने के नाते, पूर्व विधायक आज वर्तमान में हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को विशेष रूप से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ राजनीति बहुत होती है, सत्ता पे जब आते हैं तो पिछली सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार की बात करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आज नशा पूरा छत्तीसगढ़ को जकड़ कर रखा है। अगर जितने वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो शराब, नशा को ही पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि नशा पर अंकुश होना चाहिए, शराब पर अंकुश होना चाहिए, मगर सरकार उस पर कोई ध्यान न देकर उसको और बढ़ावा देकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर उससे शासन चलाना चाहती है। नशे के आय पैसे से, शराब के आय पैसे से विकास की बात करते हैं। विकास, एक ठो पुलिया तो बन जा सकता है, एक रोड बन सकता है, परंतु कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, काल कलवित हो रहे हैं, उस पर भी गौर करने की जरूरत है नहीं सर? आप तो आप सुन रहे थे पूर्व विधायक अनूप नाग जी को, जिनका कहना है कि अपने कार्यकाल में जितना काम किया जा सकता था उसने उतना काम करने का पूरा प्रयास किया। वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, इससे पहले भी जो रही है, वो अपने काम को करने में नाकाम रही है। साथियों, इसका जो आकलन है वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।